Hello everyone. First of all, I welcome to all of you in your favorite YouTube channel which is हरियाणवी फिजिक्स चैनल। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक जैसे आपने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि अभी तक हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज क्या हैं? बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज वो हैं जैसे प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है। ये ऑल ऑफ दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। सो आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करवाने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी तक हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ी थी, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं अपने पास चार्ज की। तो सबसे पहले जो है हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एडिटिविटी ऑफ चार्ज? चार्ज का जो नेचर है वो एडिटिव नेचर है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज is additive in nature। चार्ज का नेचर एडिटिव है बिकॉज ऑफ इट्स स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका नेचर जो है एडिटिव नेचर है। चार्ज कैन बी एडेड और इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड अल्जेब्रिकल लॉ का हम यूज़ करके हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रिक लॉज। सिंपल अलजेब्रिक लॉज। चार्ज को हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज जो है वो सिंपल अलजेब्रिक लॉ का यूज़ करके हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है +5 कूलम और -3 कूलम। तो ऐड कीजिए इसको, +5 में -3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? +2 कूलम। +2 कूलम चार्ज आएगा। जैसे एक बॉडी के ऊपर, दूसरा एग्जांपल लीजिए, एक बॉडी के ऊपर चार्ज है +5Q -3Q +7Q। कितना आएगा? 5 प्लस का और 7 प्लस का, 5 और 7 12 -3, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आया? +9Q। +9Q उसके ऊपर चार्ज है। अब सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? अब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं।
सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो ये सजेस्ट किया था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक्सपेरिमेंटली, वो माइकल फैराडे ने सजेस्ट किया था कि चार्ज का जो नेचर है वो क्वांटाइज्ड है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, तो ये सबसे पहले जो बताया था वो था रॉबर्ट मिलिकन। रॉबर्ट मिलिकन ने अपने ओएल डोप एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, फिर से इसके ऊपर आता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या? तो चार्ज का जो नेचर है वो क्वांटाइज्ड है। अगर एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के कारण आता है। हमारे को पता है अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज आया, दो बॉडी को आपने रब किया तो उसके ऊपर चार्ज आया, तो क्या ट्रांसफ़र हुआ होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, उस बॉडी का चार्ज इंक्रीज करते जाएगा। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तो उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत छोटी अमाउंट है, बहुत ही कम अमाउंट में चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। कूलम इज़ द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो एक कूलम चार्ज, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एक कूलम चार्ज जो है वो चार्ज की बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा, डिराइव करेंगे कि एक कूलम चार्ज बनाने के लिए हमारे को कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो उस बॉडी का चार्ज इंक्रीज कर देता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर उस बॉडी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उसका चार्ज कितना हो जाता है? -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उसका चार्ज हो जाता है -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे अगर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उस बॉडी का चार्ज हो जाता है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? एक एक चार्ज जो है वो जाके उस बॉडी का जो चार्ज है, एक एक इलेक्ट्रॉन जाके एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, उस बॉडी का चार्ज इंक्रीज करेगा। क्या बीच वाली कोई कंडीशन नहीं है? तो आंसर क्या है? नहीं है। अगर मैं कहूँ किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है, तो आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए या 2.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। केवल एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ही ट्रांसफ़र होगा, या तो उसका चार्ज क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन के कारण 1.6 इंटू 10⁻⁻19, या फिर क्या हो जाएगा? 0। तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज बढ़ाएगा। तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, इसका फॉर्मूला क्या है क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग? टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी प्लस माइनस n इंटू ई। कैसे बना? प्लस माइनस का मतलब अभी आप समझ जाना, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, वो है प्लस माइनस। n क्या है? n इज़ इंटीग्रल मल्टीपल। n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। और किसी बॉडी का जो चार्ज बढ़ेगा, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, वो इसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। मान लीजिए हमने किसी बॉडी को इतना चार्ज देना है, हमने किसी बॉडी को इतना चार्ज देना है, तो क्या होगा कि आप ऐसे उसको चार्ज नहीं दे सकते कि आपने उसको चार्ज दिया 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा नहीं होगा। चार्ज जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ेगा और वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 1 इलेक्ट्रॉन के कारण इतना चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण इतना चार्ज और 3 इलेक्ट्रॉन्स के कारण इतना चार्ज। बीच वाली कंडीशन कभी भी नहीं होगी। चार्ज अगर आपने किसी बॉडी को इतना चार्ज देना है तो ऐसे चार्ज नहीं बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा? मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन दिया आपने, 1 इलेक्ट्रॉन के कारण इतना चार्ज बढ़ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया उसके कारण इतना चार्ज बढ़ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन दिया उसके कारण इतना चार्ज बढ़ गया, चौथा इलेक्ट्रॉन दिया उसके कारण इतना, और 5th इलेक्ट्रॉन के कारण इतना चार्ज बढ़ गया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज बढ़ाएगा उसका। ऐसे कंटिन्यूसली स्लोप की फॉर्म में चार्ज नहीं बढ़ेगा।
जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कभी भी चार्ज किसी बॉडी के ऊपर नहीं इंक्रीज होगा। तो चार्ज किस तरह से इंक्रीज होगा? इन फॉर्म ऑफ स्टेप्स। या तो आप एक सीढ़ी ऊपर जाइए या फिर एक सीढ़ी नीचे रहिए, बीच में आप खड़े नहीं हो सकते, बीच वाली कोई कंडीशन नहीं होगी। यहाँ पे जो चार्ज जो है वो किसी बॉडी के ऊपर जाएगा तो स्टेप्स में इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये नहीं कि कंटिन्यूअस फॉर्म में चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सो चार्ज का जो नेचर है वो कैसा नेचर है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज का जो नेचर है वो क्वांटाइज्ड है। सो इसकी डेफिनेशन क्या है छोटी सी? चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ certain minimum charge, certain minimum charge, certain minimum charge, certain minimum charge। छोटे से छोटा जो चार्ज है हमारे को पता है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो उसके अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 3e। ऐसे चार्ज इंक्रीज होगा। सो चार्ज जो है वो उसका नेचर है डिस्क्रीट। चार्ज इन डिस्क्रीट इन नेचर, एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके उस बॉडी का चार्ज इंक्रीज करने का काम करेगा। सो एक बेसिक फॉर्मूला हमारे को मिल जाता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि एक कूलम चार्ज जो है उसको बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने प्रोटॉन्स हमारे को चाहिए। सो फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू N इंटू ई। चार्ज कितना एक बॉडी के ऊपर माना जाए? टोटल चार्ज 1 कूलम। तो हमारे को ये चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम देखना चाहें कि एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चाहिए तो देखना, n को इधर ही रखो, n इधर ही रखो, मल्टीप्लाई में है इसको इधर ले आओ, नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा। 1 कूलम चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये माइनस की वैल्यू ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की। इसको ऊपर ले जाओ 10⁻19 प्लस की होगी, इसको हटा दो। अब एक पावर यहाँ से उठा लो, एक 10 यहाँ से उठा लिया और अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 18, 10⁻18। 1.6 है, इसका पॉइंट हटाया, नीचे आया 10 और 10 पलट के ऊपर गया 100। अब इसको डिवाइड कर सकते हो 16 से। 100 को कितना आएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमारे को 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स चाहिए। अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज डेवलप करना है तो कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन मिलके उसका चार्ज 1 कूलम कर सकते हैं? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके उसका चार्ज जो है 1 कूलम कर सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हमारे को चाहिए। इसका एक दूसरा मेथड भी है यही चीज़ निकालने का। इफ़ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1। इफ चार्ज इज 1 कूलम देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा 1/1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। अब वही चीज़ इसको पलटो आप, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने प्रोटॉन होंगे?
1 पॉइंट हटाया, ऊपर गया 10 और 10 की पावर 19 ऊपर प्लस की हो जाएगी, प्लस की होगी, एक पावर उठा ली यहाँ से, एक जीरो इसके आगे लगा दी, 100 हो गया, ये 100 बन गया। 16 से डिवाइड किया 16.25 आया। तो हमारे को 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए किसी बॉडी के ऊपर। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके, अब इसी बेसिक फॉर्मूला का यूज करके देखते हैं एक क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल, इफ ए चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻18 कूलम पॉसिबल ऑन ए बॉडी, क्या किसी बॉडी पर 5.8 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज पॉसिबल है? देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। एज वी नो फॉर्मूला, अपना बेसिक फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q चार्ज कितना 5.8 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू N इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, इसको नीचे ले आओ। N इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। 10⁻19 ऊपर जाके 10⁻+19 हो जाएगी। एक पॉइंट से ये पॉइंट गायब हो जाएगा। 10⁻18 माइनस की और 10⁻19 प्लस की, ये कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा 10⁻1 प्लस इसका, इसके साथ इसकी डिवाइड करते हैं, इसके साथ डिवाइड करने पे कितना आया 6.25। इसको कंप्लीट को सोल्व करने पे ये वैल्यू आती है, पूरे को सोल्व करेंगे। सो 36.25 मीन्स क्या 36.25 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं? नो। सो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन ए बॉडी। इतना चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। पूरे को सोल्व करेंगे, क्या आएगा 36.25। एन क्या है यहाँ पे समझ में? एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या किसी बॉडी पर इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए होंगे? नहीं, इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसी बेसिस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी which carries 20 excess of electrons, excess of electrons। किसी बॉडी पर 20 इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? तो Q टोटल चार्ज निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q इज इक्वल टू N 20 और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी कितना होगा? मल्टीप्लिकेशन करो इसकी। मल्टीप्लाई किया, एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया, इंटू 10⁻19 कूलम। सो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी कितना हुआ? Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻18 कूलम। ये टोटल चार्ज होगा। अब थर्ड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज?
तो कंजर्वेशन जैसे हमारे माइंड में आता है, तो हमने 9th-10th क्लास तक कंजर्वेशन के बहुत सारे लॉज पढ़ चुके हैं हम 9th-10th क्लास तक, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऐसे ही कंजर्वेशन जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का भी है। सो कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो हमारे को अपनी औकात बताते हैं। सच्चाई है इसमें, कंजर्वेशन के जितने भी लॉज हैं वो हमारे को अपनी औकात बताते हैं कि हमारी औकात कुछ भी नहीं है। वी कैन नॉट क्रिएट समथिंग एंड वी कैन नॉट डेस्ट्रॉय समथिंग। हम किसी चीज़ को बना नहीं सकते, हम किसी चीज़ को नष्ट नहीं कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रखे हमने कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखे हमने, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। एनर्जी को न हम बना सकते हैं न उसको ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ही जब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जिक्र आता है, सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को आप न बना सकते हो न उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, ओनली इट कैन बी ट्रांसफ़र, केवल आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। आप चार्ज को बना नहीं सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो अगर मैं कहूँ टोटल चार्ज, मैं अगर कहूँ कि चार्ज इज़ कंजर्व्ड इन दिस नेचर, नेचर का मतलब नॉट ओनली फॉर दिस कंट्री, नॉट ओनली फॉर दिस वर्ल्ड, मतलब कंप्लीट यूनिवर्स में चार्ज की जो अमाउंट है, पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज है वो क्या है, 0। पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज है वो क्या है, कंजर्व्ड। पूरे यूनिवर्स के लिए चार्ज कंजर्व रहेगा। सो यू कैन नॉट क्रिएट ए चार्ज, you cannot destroy a charge, so what can you do, only you can be transferred। जब आप दो बॉडीज़ को रब करते हो तो आप कहते हो कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव, तो वो चार्ज आपने बनाया नहीं है। कभी आप इसे चार्ज हमने बना दिया, नहीं, आपने एक बॉडी का चार्ज निकाला और दूसरी बॉडी में डाल दिया। आप चार्ज को बना नहीं सकते, आप चार्ज को मिटा नहीं सकते, आप चार्ज को ख़त्म नहीं कर सकते। सो क्या कर सकते हो, ओनली एंड ओनली यू कैन ट्रांसफ़र। एक बॉडी का चार्ज आप दूसरी बॉडी में उठा के डाल दो। अगर कहीं से चार्ज आ रहा है तो मतलब वो एक बॉडी से उठाया गया होगा और वहाँ पे डाला गया होगा। अगर मैं कहूँ इसके ऊपर चार्ज आया है -20, तो ज़रूर हमने कहीं से 20 इलेक्ट्रॉन्स उठा के इसमें डाल दिए। तो हम चार्ज को बना नहीं सकते, हम चार्ज को ख़त्म भी नहीं कर सकते। सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज always remains conserved, अब इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि किसी सिस्टम में अगर 2 या 3 बॉडीज़ हैं, बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं है उनका किसी दूसरी चीज़ से। मान लीजिए इस सिस्टम में ए, बी और सी 3 बॉडीज़ हैं। इसके ऊपर चार्ज है वो है +5C, इसके ऊपर चार्ज है -2C, -2 कूलम, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है +4 कूलम। अब इन तीनों में कुछ इंटरेक्शन होता है या कुछ भी होता है, इन तीनों के बीच कुछ हुआ और ए के ऊपर जो चार्ज हो गया, बी पे जो चार्ज हो गया वो अब अलग हो गया। ए के ऊपर जो चार्ज आया वो आया +1 कूलम, ए के ऊपर चार्ज आया 1 कूलम, बी के ऊपर जो चार्ज आया वो आया -2 कूलम। सो बताइए थर्ड बॉडी सी के ऊपर कितना चार्ज होगा। जैसा आपको पता है +5 और +4 कितना हो गया 9, -2। इस सिस्टम का चार्ज कितना है, इस सिस्टम का चार्ज है +7 कूलम। इस सिस्टम का चार्ज भी क्या हुआ, उसी सिस्टम में तो है ये बॉडीज, बाहर से तो कोई भी इंक्लूड नहीं हुआ है, कोई भी शामिल नहीं है। तो +1
इसके ऊपर कितना होना चाहिए, C के ऊपर +8 कूलम, +1 और +8 +9 -2, सो चार्ज इज कंजर्व्ड। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या रहता है, कंजर्व्ड। अभी हम जो एग्जाम्पल करेंगे वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो तो करेंगे, लेकिन वो थोड़े अलग तरीके से कंजर्व करेंगे, देखना। एग्जाम्पल्स टू इलिस्ट्रेट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं जो नेचर में हमारे को मिलता है, प्रकृति में जो एग्जाम्पल हमारे को देखने को मिलता है वो है यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 इज ए रेडियो एक्टिव मटेरियल। अगर हम इसको कहीं पे रख देंगे तो ये अपने आप जो है वो टूटता जाता है, अपने आप स्पॉन्टेनियसली टूटता जाता है, डिसइंटीग्रेट होता रहेगा। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज मतलब कितने प्रोटॉन होते हैं, 92। थोड़ी देर बाद हम इसको देखते हैं तो कुछ पार्टिकल्स हमारे को थ्योरियम के मिलते हैं और हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम गैस मिलती है 4 और 2। इसके ऊपर हमने चार्ज देखा और मास देखा। इसके ऊपर चार्ज था 90 और इसका मास था 234। 238 देखिए इधर थ्योरियम 234 + 4 238, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ हो गया। 92 इधर देखिए इसका चार्ज 90 + 2 92। सो नेचर में ये एग्जाम्पल हमारे को मिलता है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो प्रूफ होता है कि चार्ज जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड। सो इन ऑल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज नंबर remains conserved, remains constant, remains conserved भी लिख सकते हैं हम। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में चार्ज नंबर क्या रहता है, कंजर्व्ड। अब सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो था उसका सेकंड एग्जांपल करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल को समझने के लिए हमारे को थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल क्या है, सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो सिर्फ 1945 तक ही वैलिड था। 16 जुलाई 1945, 16 जुलाई 1945 तक ही वैलिड क्यों रहा है? अब क्या हो गया, वैलिड अब भी है लेकिन एक दूसरे तरीके से वैलिड है भाई। अब ये उस तरह से वैलिड नहीं है कि हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, हम चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अभी आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सो मैं आपको बता दूं कि सन 1945 में 16 जुलाई 1945 में रॉबर्ट ओपनहाइमर ने एटम बॉम्ब का सफल परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया। हाँ, ये वही एटम बॉम्ब है, ये मैं उसी एटम बॉम्ब की बात कर रहा हूँ जो सन 1945 में एक तो जो है 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया और ठीक उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर गिराया गया। ये एटम बॉम्ब जो है वो इतनी ट्रमेंडस अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करता है कि आप पूछिए मत। इतना भयानक विस्फोट होता है इसके कारण कि इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हिरोशिमा और नागासाकी में। हिरोशिमा में जब 6 अगस्त 1945 को जब बम गिराया गया उसमें एक साथ 75,000 लोगों की मृत्यु हुई। 75,000 लोग एक साथ मरे थे। ये इतना खतरनाक है।
तो ये बना कैसे, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ, एक एक चीज़ मेरे साथ बने रहना। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो एटम बॉम्ब जब चलता है तो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो इतनी भयानक मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज करता है कि 3-4 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी चीज़ हो वो तो भाप बन के उड़ जाएगी, इतनी ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब इस एनर्जी के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई, इस एनर्जी के बारे में पूछा गया कि ये एनर्जी आई कहाँ से, इतनी एनर्जी इसमें कैसे प्रोड्यूस होती है। तो इस एनर्जी के बारे में आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दी। आइंस्टाइन जो थे उन्हीं की एक इक्वेशन के कारण, उन्हीं की एक गलती के कारण इस एटम बॉम्ब का जो आविष्कार हुआ, ये वही इक्वेशन है जो आपने देखी हुई है, ठीक है। और सन 1905 में आइंस्टाइन ने अपने 5 पत्र प्रकाशित किए थे, उनमें से ये एक इक्वेशन थी एक पत्र में। तो ये इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन एनर्जी और मास को ये बताती है कि एनर्जी और मास एक दूसरे में क्या हैं, कन्वर्टेबल हैं। एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब पूछा गया आइंस्टाइन से कि इतनी एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है, तो आइंस्टाइन ने क्या कहा, देखो हमने प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि ये जो लॉ हैं इनमें थोड़ी सी कमी है। देखिए कमी क्या है, हम एनर्जी को क्रिएट भी कर सकते हैं और एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, हम मास को क्रिएट भी कर सकते हैं और मास को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने जब ये बात कही तो बड़ा हल्ला मचा, बड़ा बवाल मचा उस टाइम पे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो उसने कहा देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे जो नेचर में हो रहा है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेचर क्या चाहती है, एनर्जी और मास दोनों में क्या है, एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसने इसके लिए एक्सप्लेनेशन दी कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। आइंस्टाइन ने बम में रिलीज होने वाली एनर्जी के लिए एक्सप्लेनेशन दी और क्या कहा कि मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी वापस मास में कन्वर्ट हो सकती है। ये लोगों को शुरू से समझ में नहीं आया किसी को ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी इक्वेशन के थ्रू ये समझाया कि एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को वापस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। एटम बम जब चलता है तो उसमें ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कैसे रिलीज होती है। तो उसने कहा कि एटम बम में जो है वो छोटे से छोटा मास डिफेक्ट होता है, छोटा सा मास डिस्ट्रॉय होता है और वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। एक इलेक्ट्रॉन, छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन, छोटा सा मास, ऐसे लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी में। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आई। उसने कहा कि देखिए जो आप लॉ पढ़ते आ रहे हो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उनमें थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। थोड़ा सा करेक्शन क्या है कि जो मास और जो एनर्जी है, मान लीजिए इस दुनिया में मान लीजिए 100 यूनिट मास है और 100 यूनिट ही क्या है, एनर्जी। इन दोनों का सम जो है 200 वो कांस्टेंट रहेगा। 200 यूनिट ये चीज़ कांस्टेंट है। उसने ये कहा कि हम एनर्जी को भी क्रिएट भी कर सकते हैं, एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। एनर्जी को हम मास को क्रिएट भी कर सकते हैं, मास को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम 1 यूनिट मास तोड़ें यहाँ पे 99 यूनिट मास हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 यूनिट एनर्जी में। अब कितना हो गया एनर्जी, 101। अब भी टोटल कितना है, 200। अगर 2 यूनिट मास को तोड़ा जाए वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। ये हो गया 102 और ये कितना हो गया, 98। लेकिन इन दोनों का सम जो 200 है वो अब भी क्या है, कांस्टेंट। तो इसने ये कहा कि इन दोनों का सम जो है वो कंजर्व रहेगा, इन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। आइंस्टाइन का क्या कहना था, आइंस्टाइन का कहना ये था कि छोटा इलेक्ट्रॉन, छोटे से छोटा पार्टिकल जो है वो एटम बम जब चलता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। और आइंस्टाइन ने उसका एक परफेक्ट फार्मूला भी बताया जिसको आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं, जिसको हम जानते हैं कि E = mc²। छोटे से छोटा मास जो है, एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा तो कुछ एनर्जी बनेगी। अगर
1 करोड़ कितने भी इलेक्ट्रॉन, अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होते हैं तो उतनी ही क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। 1 करोड़ या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होंगे तो वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी में। अब एनर्जी बनता कैसे है, मास एनर्जी बनता कैसे है, तो उसने बताया कि मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मास को क्या करो, इतनी स्पीड से तोड़ो, कितनी स्पीड से, लाइट की स्पीड के स्क्वायर से। अगर आप बहुत तेज़ स्पीड से मास को फैलाते हो, टूटेगा मास, मास तोड़ के आप इतनी स्पीड से फैलाते हो तो मास के पास मास की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो किसकी प्रॉपर्टी गेन कर लेगा, एनर्जी की। अब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला दिया आइंस्टाइन ने कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसका उल्टा भी होगा। सिमिलरली अगर बहुत सारा एनर्जी आप लेके आओ कहीं से और उसको कंप्रेस करो तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे से मास में। तो ये आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन थी उसके बारे में। अब आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन ने ये कहा था कि जब एक एटम बम जब चलता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है। अगर ऐसा है तो हमारे को पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिकल वाले जो थे उन्होंने भी एक लॉ बनाया हुआ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, आइंस्टाइन का कहना यह था कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है। इलेक्ट्रॉन अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसका चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसका मतलब चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस दुनिया का नेट चार्ज कितना है, 0। इस दुनिया में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है तो 1 करोड़ ही प्रोटॉन है भाई, और उनका नेट चार्ज, दोनों का नेट चार्ज क्या रहता है, 0। इसका मतलब क्या है, आइंस्टाइन का ये कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर डिस्ट्रॉय हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, तो उसका चार्ज कहाँ गया, तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका चार्ज भी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसा तो नहीं माना जा सकता। सोच के देखिए कि इस दुनिया का जो नेट चार्ज है वो 0 से हटके क्या हो जाए, पॉजिटिव। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गए एटम बम चलने से, कुछ इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, सोचिए, तो इस दुनिया का नेट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि कुछ प्रोटॉन्स इस दुनिया में बढ़ गए। अगर इस दुनिया में कुछ प्रोटॉन्स अगर बढ़ गए तो क्या होगा, सभी चीज़ों में जो भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जैसे घड़ी, कुछ भी, रेडियो, टेलीविज़न, लैपटॉप, जो भी सारी चीज़ें हैं उनमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन। जो भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो रिपल्शन के कारण जो है वो अपना काम करना बंद कर देंगी या कोई गलत रीडिंग्स देंगी। मतलब हम देख रहे हैं कि आज के दिन अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बढ़िया तरीके से काम करता है, ठीक है, लेकिन वो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि वो चार्ज अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इस दुनिया का नेट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये नहीं माना जा सकता। तो कुछ ना कुछ छूट रहा है यहाँ। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि यहाँ पे तो कुछ मिसिंग है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रॉय थोड़ी ना होगा। तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में बहुत सोचा और क्या कंक्लूजन निकाले, कंक्लूजन ये निकाला कि जब एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा तो उसके डिस्ट्रॉय होने का रीज़न कौन होगा। तो ध्यान से देखिए, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जब एक न्यूक्लियस टूटेगा, जब एटम बम चलेगा तो एटम बम में एटम टूटेगा, एटम का न्यूक्लियस टूटेगा। तो न्यूक्लियस के टूटते ही इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर रिवॉल्व कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, घूमेगा नहीं, ऐसे चला जाएगा दूर। अब जैसे ही न्यूक्लियस टूटा, न्यूक्लियस में से छिटक के कौन निकलेगा बाहर, एक दूसरा पार्टिकल जिसका नाम क्या है, पॉजिट्रॉन, जिसका नाम क्या है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। पॉजिट्रॉन का मास भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। मास ऑफ पॉजिट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। जितना चार्ज इसके ऊपर होता है उतना ही चार्ज इसके ऊपर होता है, लेकिन अपोजिट नेचर का होता है। जब इलेक्ट्रॉन भाग जाता है तो जब न्यूक्लियस जैसे ही टूटेगा, तो न्यूक्लियस टूटेगा तो छिटक के बाहर कौन आता है, पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। कहाँ पे रहता है ये, न्यूक्लियस में। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट
नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट नहीं रहता। ये इलेक्ट्रॉन तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, अपने ऑर्बिट्स में घूमता रहता है, लेकिन ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। और जब इलेक्ट्रॉन निकला तो ये ऐसे चलेगा, न्यूक्लियस टूटे, छिटक के बाहर कौन आएगा? पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किसको देखेगा? पॉजिटिव चार्ज को, अपोजिट चार्ज को, उसको पॉजिट्रॉन दिखाई देगा। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे और इतनी स्पीड से भागेंगे, देखो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेज हैं तो वहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स। अगर फोर्स लगेगा तो आपको पता है क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी होगा। सो एक्सेलरेशन इतना लार्ज होता है, पास आते आते इनका फोर्स इतना बढ़ जाता है। एक्सेलरेशन इज सो लार्ज एंड फोर्स इज सो लार्ज। जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? फोर्स। और ये दोनों इतनी स्पीड से टकराते हैं, इनके क्या उड़ जाते हैं? परखच्चे उड़ जाते हैं। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो है एटम बॉम्ब में चलने से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है कि अब उसका चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रल। एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया, साथ में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। यानी कि एटम बॉम्ब के चलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दुनिया का नेट चार्ज फिर भी क्या रहेगा? 0। अगर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो साथ में 1 करोड़ पॉजिट्रॉन भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और ऐसे वो एक दूसरे को क्या कर जाते हैं? निगल जाते हैं। ये कहा जाता है कि उसने उसको निगल लिया, उसने उसको निगल लिया। देखिए अब ये लॉ जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वी कैन नॉट क्रिएट ए चार्ज, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय ए चार्ज। अब यहाँ पे ये क्या है? वी कैन क्रिएट ए चार्ज, वी कैन डिस्ट्रॉय ए चार्ज। हम चार्ज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे पेयर्स में, कभी भी सिंगल चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आप सोच के देखिए, अगर एक गाड़ी रोड पर जा रही है तो वो कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगी? जब तक वो किसी दूसरी गाड़ी से, किसी दूसरे पेड़ से नहीं टकराएगी तो अपने आप कैसे डिस्ट्रॉय होगी? 100 की स्पीड से गाड़ी इधर से आ रही है, 100 की स्पीड से इधर आ रही है, और दोनों हेड ऑन कोलिजन होते हैं और उनके ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। वैसे ही सेम चीज़ होती है कि एक पॉजिट्रॉन इधर से है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है, पॉजिट्रॉन दोनों आपस में टकराते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे स्पीड से फैलते हैं, लाइट की स्पीड से फैलेंगे वो, और उस टाइम पे वो अपनी मास वाली प्रॉपर्टी छोड़ देंगे और किसकी प्रॉपर्टी गेन कर लेंगे? एनर्जी की। तो ऐसे कन्वर्ट हो सकते हैं वो एनर्जी में। तो साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेनेशन दी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं पेयर्स में, तो सिंगल चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। सेकंड इक्वेशन क्या है अपनी? एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन क्या है? एनिहिलेशन में एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये दोनों आपस में टकराते हैं और गामा प्लस गामा, मतलब इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। गामा क्या है? गामा रेज एनर्जी। तो जब एटम बम चलता है तो उसमें ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में, एनर्जी बनती है। एनिहिलेशन का मतलब क्या है? उसने उसको निगल लिया, उसने उसको निगल लिया, ये मतलब है। और अगर ऐसा होगा तो इसका उल्टा भी होगा, इसकी रिवर्स प्रोसेस भी होगी। अगर कहीं से बहुत सारी एनर्जी को हम इकट्ठा करें और उसको कंप्रेस कर दें, लाइक हैवी मेटल जैसे को प्लेटिनम मेटल है उसके ऊपर कंप्रेस किया जाए, तो फिर क्या होगा? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मास में। मास मतलब सोचिए, मास कौन सा? छोटे से छोटा मास क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ तो फिर क्या दिक्कत आएगी? अब आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन अगर पैदा हुआ तो मतलब कुछ नेगेटिव चार्जेज पैदा हो जाएंगे ऐसे, तो इस दुनिया का नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आया? तो ये क्या चीज़ है? इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसा वह, जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर पैदा होगा तो उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पॉजिट्रॉन भी साथ में पैदा होगा, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? पेयर प्रोडक्शन। सो थर्ड एग्जाम्पल क्या है? पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन में
गामा प्लस गामा रेडिएशन को कैप्चर किया हैवी मेटल के ऊपर, हैवी मेटल लाइक प्लेटिनम, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मास में, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन, मास। सो वी कैन डेस्ट्रॉय ए चार्ज, हम चार्ज को डेस्ट्रॉय करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में, और हम चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हैं। सो एक चीज़ यहाँ पे एक रूल अप्लाई होगा, यू कैन क्रिएट ए चार्ज और यू कैन डेस्ट्रॉय ए चार्ज बट ओनली इन पेयर्स। आप चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हो, आप चार्ज को डेस्ट्रॉय भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ किस में, पेयर्स में। ऐसे आप चार्ज को अकेले सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप डेस्ट्रॉय नहीं कर सकते, या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप क्रिएट नहीं कर सकते। सो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए बेसिक एग्जांपल्स हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके इस पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स वहाँ से PDF से डाउनलोड कर सकते हो आप। थैंक यू। सो दिस इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।